मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। शन्नु श्रीवास्तव की कहानी जहाज का पंछी। कहानी आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे रिश्ते की डोर शायद बहुत मजबूत थी, तभी तो वर्षों पहले पड़ चुकी दरार के बावजूद आज भाई साहब के घर से रह कर आने वाली उनकी खांसी की आवाज़ मुझे बेचैन कर रही थी। मेरा मन विचलित होता जा रहा था कि जिसकी वजह से मैं बार बार अपने घर से बाहर निकलकर भाई साहब के घर की ओर झांकती और यह अनकने की कोशिश करती कि घर में कोई और है कि नहीं। कहीं भाई साहब घर पर अकेले तो नहीं पड़े हैं। शाम होने के बावजूद भी जब घर में अंधेरा ही पसरा रह गया तो मुझे यकीन हो गया कि घर में भाई साहब के अलावा और कोई नहीं है और निश्चित ही भाई साहब की तबीयत ज़्यादा खराब होगी, तभी तो उठकर घर की लाइट तक नहीं जलाई है उन्होंने। और इस हाल में भी बेटे बहू ने घर में अकेला छोड़कर चले गए हैं। यह सोचकर मेरे क्रोध की सीमा न रही। मैं अपराध बोध से घिरने लगी। मुझे लगा जिज्जी ऊपर से देख रही हैं और कह रही हैं, अरे वसुधा, तू कैसे इतनी कठोर हो गई है? जाकर देखती क्यों नहीं कि तेरे भाई साहब किस हालत में हैं? पर मैं क्या करती? जब जब भी वह भाई साहब के लिए परेशान होता, मेरा मन बीती बातें भुलाकर उस घर की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत करता। एक साथ कई कर्कश वाक्य कानों में गूंजने लगते और मेरी हिम्मत जवाब दी जाती। चाची, हम हैं ना पापा की देखभाल के लिए, आप अपना घर संभालिए। चाची, आपने अगर हमारे मम्मी पापा को हमारे विरुद्ध भड़काया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। चाची, हमारे पापा चाचा की तरह जोरू के गुलाम नहीं हैं। मम्मी को कुछ कहने की हिम्मत है उनमें। चाची, आप तो बहुत समझदार समझती हैं अपने आप को, तो इतना पता होना चाहिए कि जब बाहरी लोग घर में दखल देने लगते हैं तो घर का माहौल खराब हो जाता है। जिन बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया था और हाथ पकड़ कर लिखना पढ़ना सिखाया था, उन्हीं के मुंह से अपने लिए ऐसे कड़वे शब्द सुनकर मैं टूटती चली गई थी। शादी से पहले माँ से जेठ जिठानी के रौब और ठसक के बारे में सुना था, जिसकी वजह से इस रिश्ते के प्रति मन में एक डर बैठा हुआ था। किंतु मेरे ससुराल की तस्वीर उल्टी निकली। मेरे जेठ जिठानी ने तो मुझे अपना बच्चा सा बना कर रखा था। जेठ जी ने रमा जज्जी को खास हिदायत दे रखी थी कि वसुधा को प्यार देने में कभी कोताही ना करना, उसे इस घर में वही स्थान देना जो मम्मी ने तुम्हें दिया था। मम्मी पापा आज उसके स्वागत के लिए इस दुनिया में नहीं है। इसका एहसास न वसुधा को होना चाहिए और न तपन को। हमारे प्रति अपना कर्तव्य निभाने में उन लोगों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जेठ जी का वात्सल्य दिखाने का तरीका मुझे अक्सर भाव विभोर कर देता था। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो ऑफिस से आते समय वे अपने बच्चों के लिए चॉकलेट ले आते तो एक मेरे लिए भी ज़रूर लाते। कहते थे, वसुधा यहाँ बहू बनकर नहीं आई है, पर वह अपने घर में तो वह भी बच्ची ही रहेगी होगी अभी तक। जेठानी रमा जीजी भी बिल्कुल बड़ी बहन की तरह मेरा ख्याल रखती थी। ससुराल में सामंजस्य बैठाने के लिए हर कदम पर वह मेरे साथ खड़ी रहती थी। हम दोनों मिलकर जल्दी घर के काम निपटा लिया करते थे और फिर बैठकर एक दूसरे से अपने मन की बात किया करते थे। रमा जीजी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जबकि मैं शादी से पहले एक शिक्षिका रह चुकी थी। इसलिए जीजी ने अपने बच्चों विनय और राहुल की पढ़ाई की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। वह शाम को मुझे घर के काम नहीं करने देती थी। कहती थी, इस समय तुम विनय और राहुल को पढ़ा दिया करो। जीजी कहती थी, अब जब घर में ही तुम्हारी जैसी अध्यापिका आ गई है तो बच्चे बाहर क्यों जाएं पढ़ने। जीजी को पता था कि मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, तो मैं जब राहुल और विनय को पढ़ाने बैठती थी वह मुझे चाय बनाकर दे जाती थी। उनकी यह बात मेरे दिल को छू जाती थी। राहुल और विनय को पढ़ाते समय बातों बातों में ही मुझे उनके बारे में बहुत सी जानकारी होने लगी थी। उनकी बातों से मुझे ये समझ में आने लगा था कि स्कूल में और बाहर इनकी संगत अच्छी नहीं है। पढ़ाई को लेकर ये गंभीर नहीं है और अक्सर जिज्जी से झूठ बोलकर किसी बहाने से घर के बाहर निकलकर दोस्तों के साथ वक्त बिताया करते हैं। जिज्जी चूंकि ज़रूरत से ज़्यादा सीधी थी, इसलिए बच्चों की बातों पर सरलता से विश्वास कर लिया करती थी, लेकिन मेरे आगे उनकी दाल नहीं करती थी। मैंने धीरे धीरे उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया तो उनके अंदर कसमसाहट सी होने लगी थी।
उनको घर पर पढ़ाने की वजह से उनकी पढ़ाई, स्कूल और अध्यापकों के बारे में मुझे जिज्जी से ज़्यादा जानकारी रहने लगी। तो पीटीएम में भी जिज्जी मुझे ही भेजने लगी थी, जिसकी वजह से कई बार टीचर्स मुझे उनकी माँ समझने लगती थी। मैं भी भ्रम पालने लगी थी कि मैं उनकी माँ ना सही पर माँ से किसी और से कम भी नहीं हूँ। बस यही मुझसे गलती हो गई। किशोरावस्था में कदम रख चुके राहुल और विनय को मैं पूरे हक के साथ रोकती और टोकती थी। यह बात शहने शहने उन्हें नागवार गुजरने लगी। वे मुझसे पीछा छुड़ाने की जुगाड़ करने लग गए, क्योंकि उन्हें डर लगा था कि उनकी माँ तो सीधी सादी है। वे उनसे आसानी से अपनी ऊटपटांग बातें मनवा लेते थे, पर मेरे होने से उनकी दाल नहीं गल पा रही थी। अतः उन्होंने चालें चलनी शुरू कर दी और पढ़ाते समय या किसी और गलत बात पर मेरे द्वारा रोकने डांटने की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बहुत नकारात्मक रूप से भाई साहब और जिज्जी के सामने रखने लगे। जिज्जी तो चूंकि दिन भर हमारे साथ घर में रहती थी, बच्चों की हरकतों को देखती थी, इसलिए बच्चों की बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन भाई साहब ना जाने कैसे बच्चों की बातों से दिग्भ्रमित हो गए। उन्हें लगने लगा कि मैं जानबूझकर बच्चों की गलतियां उजागर करती हूँ और उन्हें दूसरों के सामने कमतर साबित करना चाहती हूँ। एक दिन राहुल अपने टेस्ट पेपर को ले आया। उसके अंक बहुत खराब थे, जबकि वे सारे प्रश्न मैंने उसे बहुत अच्छी तरह पढ़ाया और रटाया था। उसके अंक देखकर मुझे बहुत निराशा हुई और मैंने उसे अपना बेटा समझकर डांट दिया। उस दिन उन बच्चों ने भाई साहब से ना जाने क्या कहा और कैसे कहा कि दूसरे दिन ही भाई साहब ने बच्चों का ट्यूशन लगवा दिया और जिज्जी को डांटते हुए बोले कि चूल्हे चौके से बाहर निकल कर कभी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे दिया करो। मेरे लिए बहुत अप्रत्याशित था ये। भाई साहब कभी मुझ पर अविश्वास करेंगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तब मुझे पहली बार लगा था कि माँ सही कहती थी कि घरों में दरारें दूसरी पीढ़ी के बड़े होने के साथ पड़नी शुरू हो जाती हैं। मैं बहुत आहत और अपमानित महसूस कर रही थी, पर जिज्जी ने मुझे संभाला। उनके बहुत समझाने पर मैंने अपने संवेगों को सोचकर नियंत्रण कर लिया और इतने वर्षों तक भाई साहब ने हर पल हमारी खुशियों का ध्यान रखा है, तो आज थोड़ा नाराज हो गए तो क्या हुआ। पर इस घटनाक्रम का असर विनय और राहुल पर बहुत बुरा हुआ। भाई साहब को अपनी झूठी बातों पर विश्वास करते देख उन्हें शय मिल गई। अब वे गाए बगाए मुझे अपमानित करने के लिए रास्ते ढूंढने लगे। मुझे परेशान करने के लिए वे मेरे छोटे बच्चों को परेशान करने लगे। उन्हें चुपके से चिकोटे काट कर रुला देते और उनकी कॉपियों के पन्ने फाड़कर फेंक देते। पहले तो मैं इन बातों पर यकीन नहीं कर पाती थी, पर जब यकीन हुआ तो अपने आप को बहुत बेबस पाने लगी। मैं समझ गई थी ये बच्चे अब मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं, ताकि युवावस्था की मनमानियाँ करने से कोई इन्हें नहीं रोकने वाला। एक दिन जब मैंने राहुल को अपने बच्चों की कॉपियों से होमवर्क का पेज फाड़ते हुए देख लिया, तो उसे बहुत डांटा और रो रो कर जिज्जी को उनकी सच्चाई बताई। जिज्जी ने गुस्से में आकर राहुल को तमाचा जड़ दिया। बस वह रात हमारे रिश्तों के पन्ने पर स्याही पसार पड़ी। भाई साहब के आने पर बच्चों ने बहुत हंगामा किया और कहा कि चाची के कहने पर मम्मी ने आज हमें मारा है। कहते हैं ना, दुनिया को कोई रिश्ता चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, संतान के आगे फीका पड़ जाता है। ऑफिस से थके आ रहे भाई साहब घर में घुसते ही बच्चों के हंगामे की वजह से अपना संयम खो बैठे और चीख कर बोले, तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज की इन बातों से, आज समाधान निकाल ही देता हूँ समस्या का। और उन्होंने मेरे पति से कहा कि कल किराएदार को नोटिस दे दो और घर खाली होते ही बहू के साथ तुम उसमें शिफ्ट हो जाओ। हमें तो लगा जैसे काटो तो खून नहीं। भाई साहब को अगर बच्चों के बजाय मैं गलत लग रही थी तो वे मुझसे बात करते, डांट लेते, बुरा भला कह देते, पर ऐसा निर्णय मैं अपनी ही निगाह में गिर गई। जिज्जी एक तरफ भाई साहब को समझाती और दूसरी तरफ मुझसे बार बार माफ़ी मांगने लगती कि उनके बच्चों की गलतियों की वजह से मुझे अपमानित होना पड़ा। मैंने उनका भविष्य संवारने की कोशिश की, बदले में मुझे घर छोड़ने की सज़ा दे दी गई। मैं जिज्जी के बिना घर गृहस्थी चलाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए संयम से काम लेना चाह रही थी। पर परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कहा, वसुधा, रिश्तों में दरार परिलक्षित होने की संभावना दिखते ही मरम्मत नहीं किया गया तो दरार बढ़ती चली जाएगी। दरार को रोकने का इस समय सबसे अच्छा उपाय दूर हो जाना ही है। दूर हो जाने से दरार भरे या ना भरे, पर कम से कम बढ़ेगी तो नहीं।
हमारी गृहस्थी अलग अलग हो गई। मैं टूट कर बिखर सी गई। मैं दिल से वह घर छोड़ कर नहीं जा पा रही थी। सब पराये हो गए थे, पर जिज्जी मुझे संभाल ले रही। वे अब भी मुझसे पहले जैसे ही प्यार रखती थी। अपने घर में कुछ भी बनाती तो राहुल और विनय की नज़र बचाकर हम लोगों के लिए दे जाया करती थी। जब घर पर अकेली होती थी तो कभी मुझे अपने पास बुला लेती या कभी खुद मेरे यहाँ आ जाया करती थी। कुछ वक्त साथ बिता लेने से हम दोनों के दिल को राहत सी मिलती थी। फिर क्रमशः राहुल और विनय की शादी के दौरान रस्म रिवाज के बहाने से हमारा फिर से उस घर में आना जाना बढ़ गया। शादी के खुशनुमा माहौल में सब कुछ इतना सामान्य सा हो गया कि हमें लगा ही नहीं हमारे बीच कुछ हुआ था। मैं सोचने लगी कि अब बच्चे परिपक्व हो गए हैं तो रिश्तों की अहमियत समझने लगे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। शादियां खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद से राहुल और विनय के व्यवहार में फिर से शुष्कता दिखने लगी थी। अपने पतियों द्वारा हमें तवज्जो न होते देख उनकी बहुएं भी हमारे साथ तटस्थ व्यवहार करने लगी। कई बार ऐसा होता कि हम वहाँ गए और वे अपने कमरे से बाहर भी निकल कर नहीं आए। इसमें हमें उनकी बेरुखी का एहसास होने लगा और फिर हमने धीरे धीरे वहाँ जाना बंद कर दिया। चूंकि बहुएं दिन भर घर पर ही रहती थी, इसलिए उनके डर से जिज्जी का भी मेरे यहाँ आना लगभग बंद ही हो गया। पर जब कभी भी जिज्जी कहीं मिलती तो उनकी उदासी उनके चेहरे पर झलक जाती। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। कहती थी, वसुधा, कितना फर्क आ गया है हमारे और आज के समय में। हम कितना लिहाज करते थे एक दूसरे का। अपने सास ससुर के आगे हमारी जबान तक नहीं खुलती थी। तू देवरानी होकर भी मेरी छोटी बहन बनकर रही। तूने कभी मुझे छोड़कर अकेले एक कप चाय तक नहीं पी। एक हमारी बहू है, ना बड़े का लिहाज न छोटों का। मैं खाऊं या भूखी रहूं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक दिन तो तेरे भाई साहब भी तुझे याद करके रो पड़े थे। कह रहे थे, वसुधा कितनी सुसंस्कृत महिला थी, हमारे घर को स्वर्ग बनाकर रखा था उसने, और इन आजकल की बहुओं ने तो सारी लाज हया ताक पर रख दी है। सुनकर मेरा मन जिज्जी और भाई साहब के लिए द्रवित होता था। साथ ही भाई साहब का मेरे लिए विचार सुनकर मेरे घाव पर मरहम सा लग गया था। एक दिन सुबह सुबह जिज्जी के घर से चीख पुकार सुनकर मैं भागती हुई वहाँ पहुंची तो देखा कि जिज्जी हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। ऐसा लगा था जिज्जी मुझे अनाथ करके चली गई। होश आने के बाद मैं भाई साहब के घुटने पर सिर रखकर चीख चीख कर रोती रही, मानो उनसे कह रही थी कि भाई साहब, आप अपना साया ना हटाइएगा हम पर से। 13 दिनों तक तो और लोगों के साथ साथ हम लोगों का भी रोज ही वहाँ आना जाना लगा रहा। 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले गए, किंतु मैं और ये रोज ही भाई साहब के पास आते जाते रहे। हम भाई साहब के मनोदशा को बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए हमें लगता था कि हमें कुछ दिनों तक उनके अकेलेपन को अवश्य बांटना चाहिए। हमारे जाने से भाई साहब के चेहरे पर एक राहत का भाव दिखता था, पर हमारा भाई साहब का देखभाल करना और उनके पास बैठना और रोज़ रोज़ वहाँ जाना उनके बेटे बहुओं को अखरने लगा। पहले तो हम जाते तो बहुएं चाय पानी पूछ लेती थी। बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने कमरे से निकलना बंद कर दिया और एक दिन फिर विनय ने कह दिया, चाची, हम हैं ना, पापा का ख्याल रखने के लिए आप क्यों परेशान होती हैं रोज़ रोज़। अब अपने घर पर ध्यान दीजिए। आप सारे के सारे पुराने घाव जैसे फिर से हरे हो गए और उसी दिन से मेरे पाँव फिर से बंध गए। लेकिन आज फिर से भाई साहब को बेतहाशा खांसता सुनकर मन बेचैन हो गया। उनकी खांसी बता रही थी कि वह स्वस्थ नहीं है। ऐसे में भी वह घर पर अकेले हैं, यह सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था विनय और राहुल पर। मुझे याद आ रहा था कि जब हम सब साथ रहते थे तो मेरी या मेरे बच्चों की जरा भी तबीयत खराब हो जाती थी तो भाई साहब कितना परेशान हो जाया करते थे। जिज्जी से कहते कि मैं बीमार हो जाती हूँ तो घर बिल्कुल सूना सूना लगने लगता है। एक बार मेरे बेटे अभी को निमोनिया हो गया था तो 3 रात तक भाई साहब ने उसे अपने कमरे में ही सुलाया था और खुद रात भर उसके सिरहाने बैठ कर गुजारा था। और मैं आज चाहकर भी उनका हाल जानने के लिए उनके घर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। यह कैसा कालचक्र है। वह रात मैंने बहुत बेचैनी में काटी, पर मन ही मन तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, पर सुबह भाई साहब का हाल चाल लेने मैं उस घर में अवश्य जाऊंगी। ये होते तो मैं इनके साथ ही जाती, पर ये 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए सुबह होते ही मैंने भाई साहब की खांसी की अचूक दवा काढ़ा जो कि साथ रहने पर भी मैं हमेशा उनके लिए बनाया करती थी,
बनाई और थर्मस में भरकर वहाँ चली गई। रविवार का दिन होने की वजह से राहुल, विनय और दोनों बहुएं सभी घर पर ही थे। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए मैं भीतर चली गई, पर वहाँ का हाल देखकर मैं भौंचक्की रह गई। चारों बेटे बहू डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे और भाई साहब बाथरूम में चादरें धो रहे थे। मैं उनके कमरे में गई तो कमरे में बाल्टी में रखा पानी और झाड़ू रखा देख सारा मामला समझ गई। शुरू से ही भाई साहब को जब ज़्यादा खांसी आती थी तो साथ ही साथ कभी उल्टी भी हो जाती थी। ऐसा लग रहा था कि अशक्त शरीर की वजह से वे भागकर बाथरूम तक नहीं पहुंच पाए थे और उनका कमरा और बिस्तर गंदा हो गया था, जिसकी सफाई वे स्वयं कर रहे थे। एक पल के लिए पूरा अतीत आंखों के सामने घूम गया। इसी घर में क्या स्थान हुआ करता था कि इस भाई साहब का जिज्जी एक एक चीज़ उनको हाथ में पकड़ाती थी। भाई साहब ने कभी अपना रुमाल तक नहीं धोया था हमारे रहते हुए, और आज 80 वर्ष की उम्र में तपते जोर में डबल बेड की चादर धो रहे थे, और वह भी अपने बेटे बहुओं के सामने। उनकी इस दशा पर क्रोध और पीड़ा से मेरा शरीर कांपने लगा। राहुल, विनय, तुम दोनों क्या अंधे हो गए हो? मैं अपना आपा खोकर जोर से चीख पड़ी। मेरे अप्रत्याशित क्रोध से सब सकपकाक से गए। बड़ी बहू मिमी आई। चाची, पापा को बहुत खांसी आ रही है, तो बार बार कमरा और चादरें गंदी हो जा रही हैं। तुम तो चुप ही रहो बहू, मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगा है। जब बेटे ही कांटा बन गए हैं तो बहुएं तो चुभन देंगी ही। रिश्तों का सम्मान और कद्र तुम लोगों ने किया ही कब है? रिश्तों की कद्र करना सीखा होता तो आज ये चाची दूसरे घर में नहीं बल्कि माँ का आंचल बनकर तुम सबके साथ इसी घर में डूब होती। पर तुम लोगों की किस्मत में बड़ों का साया है ही नहीं। पियो चाय तुम सब आराम से, और मैं अभी इसी वक्त भाई साहब को अपने साथ अपने घर ले जा रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती चाची, वे हमारे पापा हैं, राहुल ने अकड़ते हुए कहा। खबरदार, जो किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की, मेरा हाथ उठ जाएगा। और वह तुम्हारे पापा हैं, यह तुम्हें तब पता नहीं था जब तुम दोनों हट्टे कट्टे बेटों बहुओं के सामने बुखार में तपते हुए अपना कमरा और चादर धुला रहे थे। लानत थूकती हूँ तुम जैसे बेटों पर, कहकर मैंने भाई साहब के कमरे में जाकर जल्दी जल्दी उनकी सारी जरूरी सामान सूटकेस में भरने शुरू कर दिए। कभी अपनी एक आवाज़ से पूरे घर को थर्रा देने वाले भाई साहब आज बिल्कुल खामोश एक बच्चे की भांति बैठे हमारी गतिविधियां टुकुर टुकुर निहार रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों में तैरता पानी दिल में सैलाब उत्पन्न कर रहा था। मेरे साथ चलने के नाम पर भाई साहब ने एक बार भी मना नहीं किया। साफ झलक रहा था कि उन्हें अपने बेटे बहू से ज़्यादा हम पर भरोसा था कि जीवन की संध्या बेला में उन्हें जो सम्मान और आराम चाहिए वह हम उन्हें दे सकेंगे। उनकी षड्यंत्र की वजह से घर से निकाले जाने पर जो चाची सिर्फ आंसू बहाकर रह गई थी, उसका चंडी रूप आज देखकर राहुल और विनय सकपका गए थे। बहुओं को शायद सुकून नहीं मिला होगा कि चलो भला ले लो। एक हाथ में सूटकेस लेकर और दूसरे से भाई साहब को सहारा देकर मैं बाहर निकलने लगी। राहुल और विनय ने बढ़कर रास्ता रोकने की कोशिश की, पर मेरी आंखों से बरसते अंगारे देखकर ठिठक गए। अपने घर में जाकर मैंने भाई साहब को बिस्तर पर लेटाकर उनके चारों तरफ कंबल लपेट दिया। किचन में जाकर काढ़ा बनाकर लाई और उन्हें सहारा देकर भी उठाकर बिठाया तो वह हाथों में मुंह छिपाकर बच्चों की तरह टपक पड़ी। मुझे माफ़ कर देना बहू, मेरे बच्चों को तुम बहुत पहले ही समझ गई थी, पर मैं नहीं समझ पाया। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। रोते हुए कहा, भाई साहब मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा कि राहुल विवेक का स्वभाव जानते हुए भी मैं आपको पहले यहाँ नहीं ले आई। दवा और काढ़े के असर से थोड़ी ही देर में भाई साहब गहरी नींद में सो गए। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर जिज्जी की तस्वीर के सामने जा बैठी। मैंने कहा, जिज्जी, बच्चों को तो माता पिता का प्यार बिन मांगे मिल जाता है, इसलिए वह उसकी कीमत नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए कई बार बच्चे माता पिता की अवहेलना कर जाते हैं। पर प्यार के बंधन से बनने वाले रिश्ते शायद ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनमें चूक नहीं होती है। जिस रिश्ते की शुरुआत एक अनजाने भय के साथ होती है कि जाने रिश्ते के रूप में हमें क्या मिलेगा, वहाँ जब प्यार वात्सल्य की फुहार से रिश्ते की नींव सींची जाती है तो वहाँ उगने वाले रिश्ते रूपी पौधे की जड़ इतनी गहरी और मजबूत होती है कि वक्त के थपेड़े उसे हिला नहीं सकते हैं। ऐसे रिश्ते हमें जन्म के साथ ही नहीं मिलते, बल्कि ईश्वर के वरदान से मिलते हैं।
मैं उन्हीं रिश्तों को निभा रही हूँ जीजी। कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। अगली कहानी के साथ फिर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।